तो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने अति लघु और लघु को देख रखा है, ठीक है। इससे पहले अगर वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इतिहास के अध्ययन में तिथि का क्या महत्व है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका बुक में दिया हुआ है आपने उसको पढ़ा भी होगा या फिर रीडिंग का सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। तो वहाँ पे बताया गया कि तिथि का किस प्रकार से महत्व होता है और समय के अनुसार इसके महत्व में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है इतिहास के अध्ययन में तिथि का काफ़ी महत्व है। तिथि द्वारा ही पहले और बाद की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है तथा घटनाओं की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं कि उस समय पहले क्या विशेषता था अब क्या है। जैसे कि इतिहास को तीन कालखंडों में बांटा गया तो और सभी का अलग अलग विशेषता है, ठीक है। ये आप सभी को पता है। कुछ घटनाओं की तिथि निश्चित होती है, कुछ ऐसी घटना है जिसकी तिथि निश्चित है, जैसे किसी राजा का राजाभिषेक, उसके द्वारा लड़ी गई लड़ाई, किसी कानून का पारित होना आदि। कुछ तिथि की तय करना कठिन होता है, ठीक है। कुछ ऐसी भी मतलब घटना है जिसकी तिथि तय करना कठिन होता है, जैसे कृषि का विकास, औद्योगिक विकास, सामाजिक धार्मिक परिवर्तन या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसके लिए हम लोग एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते। इसके ये सभी का अध्ययन जो भी करते हैं ये एक अवधि के द्वारा करते हैं, ठीक है। और इस समय जो राजा और राजा के बारे में था तो उस समय इसके बारे में लिखा गया था, ठीक है, इसलिए इसकी तिथि को हम लोग बता सकते हैं, जबकि इसके बारे में ऐसा नहीं है। आरंभ में इतिहास लेखन केवल राजाओं के इर्द गिर्द केंद्रित था, ठीक है, इसलिए वहाँ पे उस टाइप का तिथि का महत्व दिया जाता था। तब उनसे जुड़ी सभी घटनाओं की तिथियों पर विशेष बल दिया जाता था। बाद में इतिहासकारों की अभिरुचि मनुष्यों के विभिन्न क्रियाकलापों में बढ़ी, ठीक है, और इस कारण तिथियों के महत्व में भी परिवर्तन आया। तो ये हमारा है तिथि का क्या महत्व है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किन घटनाओं से यूरोप में आधुनिकता आई। कौन ऐसा घटना था जिससे यूरोप में आधुनिकता आई। 15वीं सदी में पुनर्जागरण और धर्म सुधारण जैसी घटनाओं ने यूरोप को आधुनिक बनाया, ठीक है। पुनर्जागरण और धर्म सुधारण जैसे घटना हुआ जिसके कारण यूरोप आधुनिक बना। सामंतवाद यानी कि जो किसी भूमि पर जो जमींदार का हक होता है बड़े भूभाग पर, ठीक है, वो होता है सामंतवाद पर आधारित राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, अंधविश्वास, सहिष्णुता, रूढ़िवादी धारणाओं, धार्मिक आडंबर आदि पर। इन घटनाओं के प्रभाव से लोगों ने प्रश्न करना आरंभ किया। पहले ये सब सारे जो भी आप देख रहे हैं ये सब, ठीक है, ये सब था। अंधविश्वास था, असहिष्णुता था, रूढ़िवादी धारणा था, पहले वाले जो विचार होते थे वो सब। धार्मिक आडंबर यानी धर्म के लोग मतलब धर्म के नाम पर लोग बिजनेस जो करते उस टाइप से, ठीक है। तो इस प्रकार का जो उस समय घटना था। अब लोगों ने इन घटनाओं के प्रभाव से लोगों ने प्रश्न करना आरंभ किया। मध्यकालीन विचारधारा के स्थान पर वैज्ञानिक पद्धति, तर्क, विचार विमर्श, पर्यवेक्षण एवं प्रयोग के द्वारा नई व्यवस्था स्थापित की गई। यूरोप अंधकार और पिछड़ेपन से निकलकर आधुनिकता की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। तो ये सारी घटना थी और इस प्रकार से ये आधुनिकता यहाँ पे यूरोप में आई। तो देखिए यहाँ पर सुगम विज्ञान का सभी बुक का यहाँ पे जो भी बुक है वो धीरे धीरे सभी बुक का यहाँ पे सोल्यूशन किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तीसरा हमारा, जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल क्यों माना। तो 19वीं सदी के प्रसिद्ध विचारक जेम्स मिल ने अपनी तीन खंडों में लिखी थी, ठीक है। आप सभी को पता है कि जो जेम्स मिल है उन्होंने इतिहास को धार्मिक आधार पर 3 खंडों में बांटा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखी गई पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। इसमें यह दर्शाया है कि प्राचीन काल में हिंदू तथा मध्यकाल में मुस्लिम शासन करते थे। दोनों काल में भारत में अत्याचारी शासन, सामाजिक भेदभाव, जातीयता तथा ऊंची नीची भावना, धार्मिक झगड़े, अंधविश्वास आदि भारतीय इतिहास की विशेषताएं थी। मिल के अनुसार अंग्रेजों के आने के पूर्व भारत में अंधकार युग था, ठीक है। जब यहाँ पे अंग्रेज नहीं आया था उससे पहले अंधकार युग था। सभ्यता तथा प्रगति का नामो निशान भी नहीं था। मिल का मानना था कि भारत में लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, एकता, स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद जैसे विचारों का अभाव था। ये सभी विशेषताएं ब्रिटिश काल की देन है। इसलिए जेम्स मिल ने ब्रिटिश काल को भारतीय इतिहास को
आधुनिक काल माना था। ठीक है, तो इसीलिए ये आधुनिक काल माना था ब्रिटिश काल को, क्यों? चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं जो इन्होंने इतिहास को लिखा, उन्होंने बताया कि जो पहले वाला जो इतिहास था, प्राचीन जो हमने बोला या फिर जिसको प्राचीन हमने बोला, वो उस समय को उन्होंने हिंदू काल बोला। ठीक है, और जो बीच वाला था उसको मुस्लिम शासन बोला। ठीक है, तो ये हिंदू काल और मुस्लिम काल था। ये सब में भारत में अत्याचारी शासन, सामाजिक भेदभाव, ये सारे चीज़ों को बताया। ठीक है, जाति जातीयता, ऊंच नीच की भावना, धार्मिक झगड़े, अंधविश्वास, ये सारे विशेषताएं बताया। ठीक है, इससे अंग्रेज नहीं आया तो उससे पहले अंधकार युग था। उन्होंने बताया अंग्रेज के आने से ही यहाँ पर इस प्रकार से जो भी है लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, एकता, स्वतंत्रता, समानता, समाजवाद जैसे। ठीक है, तो ये सारे विचारों का अभाव था अंग्रेज से पहले। ये सभी विशेषताएं जो है वो ब्रिटिश काल का देन है, और इसीलिए ब्रिटिश काल को भारतीय इतिहास का आधुनिक काल माना है। ठीक है, हमारे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत के भौगोलिक बदलावों का विवेचना करना है। ठीक है, तो आधुनिक काल में केवल भारतीय व्यवस्था, विचार और सिद्धांत में ही बदलाव नहीं हुए, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। 1947 के पूर्व पाकिस्तान व बांग्लादेश भारतीय क्षेत्र था। ठीक है, 1947 से पहले, किंतु आज़ादी के बाद बलूचिस्तान, सिंध, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल को भारत से अलग कर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया गया। ठीक है, उसके बाद 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने पाकिस्तान से अलग कर बांग्लादेश के नाम से एक पृथक देश, एक अलग देश बना। ठीक है, भारत में भी इस तरह के अनेक परिवर्तन हुए जिससे नए राज्यों का निर्माण किया गया, जैसे उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ठीक है, उत्तराखंड ये भी 2000 में बना था, 9 नवंबर 2000, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। ठीक है, को बना। 2000 में दक्षिण बिहार को, आज़ादी के बाद की यह घटना, 2000 में दक्षिण बिहार को बिहार से अलग कर झारखंड के नाम से एक अलग प्रांत बनाया गया। ठीक है, तो ये हमारा भौगोलिक बदलाव है आज़ादी के बाद का। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन था, ये हो गया। ठीक है, अब कुछ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये तीसरा था, और ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा टाइप से, बट यहाँ पे देखिए इतिहास का दिन में तिथि का क्या महत्व है, तो आपको जो पॉइंट है उसको आपको दिमाग में रखना है और अपने भाषा में अपने मन से लिखना है इसको। ठीक है, जैसे इतिहास का दिन में तिथि का काफ़ी महत्व है। तिथि द्वारा ही पहले और बाद की घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है तथा इन घटनाओं की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। कुछ घटनाओं की तिथि निश्चित होती है तो इसको ध्यान में रखना, जैसे कि राजा का राज्याभिषेक, उसके द्वारा लड़े गए लड़ाई, किसी कानून का पारित होना आदि। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी घटना जिसकी तिथि निश्चित नहीं किया जा सकता है, जैसे कुछ की तिथि तय करना कठिन होता है, जैसे कृषि का विकास, औद्योगिक विकास, सामाजिक धार्मिक परिवर्तन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब। ठीक है, आरंभ में जो इतिहास था, ये दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, मतलब एक तरीके का पॉइंट इतना हुआ। और फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि आरंभ में जो इतिहास था वो इतिहास का लेखन केवल राजाओं के इर्द गिर्द करने था। ठीक है, क्योंकि उन लोगों पहले जो इतिहास का लेखन था वो सिर्फ राजाओं के इर्द गिर्द ही था, उन्हीं के बारे में लिखा जाता था, वो कब राजा बने, कब मरे, ठीक है, कब पैदा हुए, तो इस प्रकार से उनसे रिलेटेड जो भी टर्म था वो लिखा जाता था, और उनकी तिथि को निश्चित करना आसान भी था। ठीक है, तब उनसे जुड़ी सभी घटनाओं की तिथियों पर विशेष बल दिया जाता था। ये एक पॉइंट हुआ। बाद में क्या हुआ कि इतिहासकारों की अभिरुचि मनुष्यों के विभिन्न क्रियाकलापों में बढ़ी। ठीक है, तो फिर इतिहास भी बढ़ा और इस कारण से तिथियों के महत्व में भी परिवर्तन आया। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था, और बस ये हमारा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहीं पे समाप्त हो जाता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।